आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बोनस इशू। चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है क्योंकि ये चैप्टर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, मतलब ये आपके +1 या +2 के अंदर नहीं था। तो कंपनी आपको फ्री में एक शेयर और दे रही है। कंपनी कर रही है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अभी एक केस और होता है बोनस इशू का, हम पहले फर्स्ट सीखेंगे। एंट्री समझना बच्चों, मेरे को पूछे ये CRR क्या है। अब एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब आप बच्चों बोनस इशू में सेकंड केस समझो। आप लिखो एक बार जस्ट इसी के आगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हम बोनस शेयर सीखेंगे और फिर हम राइट शेयर सीखेंगे, मतलब उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी। तो देखो बच्चों, मैं पहले आपको बोनस इशू सिखा रहा हूं। पहले तो मतलब समझाता हूं, अभी अकाउंटिंग सब कुछ सीख लेंगे। बोनस इशू दो सेंस में होता है। पहले हम फर्स्ट सीख रहे हैं बच्चों, कोई भी कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनको अगर फ्री में और शेयर्स दे देती है उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उनके पास होल्डिंग है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी के पास 1 लाख ऑलरेडी इशूड कैपिटल है, इशू शेयर है, और कंपनी ने क्या किया, 50,000 बोनस शेयर इशू कर दिए। कैसे? 1:2 में। एक शेयर जिसके पास 2 शेयर हेल्ड है, मतलब अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर हैं तो कंपनी आपको फ्री में एक शेयर और दे रही है, गिफ्ट कर रही है, आपको फ्री में दे रही है। दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। उसको क्या बोलते हैं? बोनस इशू। सबको प्रपोर्चुनेटली मिलेगा। जैसे आपके पास 50 शेयर हैं तो 25 मिल जाएंगे, किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसको 50 मिल जाएंगे। क्वेश्चन आता है कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी कर रही है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कंपनी के पास अच्छे खासे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। कंपनी को अब लगता है कि हमें वो प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए, लेकिन उनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कैश नहीं है उनके पास। उनको एक तो वे ये दिखता है कि नए शेयर इशू करके पैसा अरेंज करे और उस पैसे से इनको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि प्रॉफिट तो है लेकिन वो हमने एसेट्स में लगा दिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रॉफिट अच्छे खासे होते हैं लेकिन हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में उस पैसे को लगा दिया तो हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होती। अब प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, शेयर होल्डर चाहते हैं डिविडेंड बांटा जाए, कंपनी के पास प्रॉफिट है नहीं, तो कंपनी क्या कर देती है, प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देती है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि उनको फ्री में बोनस शेयर्स दे दिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2:1 में। एक बार मान लेते हैं एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए के हो गए। तो कंपनी ने एक तरह से अपने 5 लाख के प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस से उठाकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप सोचेंगे इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा दोनों एंड से हो गया। पहले कंपनी के एंड से समझना आराम से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए और पैसा देना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपके प्रॉफिट ओवर, शेयर होल्डर तक प्रॉफिट पहुंच गए, लेकिन आपको क्या नहीं देना पड़ा, कैश, क्योंकि उसी को आपने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। उनको क्या फायदा हुआ? उनके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। अब अगर उनको कैश चाहिए तो उस शेयर को मार्केट में बेचें, क्योंकि अपने वाले वही रखें जितने पहले हैं, एक्स्ट्रा वाले बेच दे और कैश में कन्वर्ट कर ले। और अगर उनको कैश नहीं चाहिए तो उनकी अपने आप नंबर ऑफ शेयर शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी इंक्रीज हो गई। समझ गए ना? क्योंकि पहले अगर मेरे पास 100 शेयर थे तो अब 150 शेयर है। अगर मेरे को कैश चाहिए तो मैं वो 50 शेयर बेच दूंगा, और अगर मुझे कैश नहीं चाहिए तो मेरे अब 150 शेयर हो गए। समझ आ रही है बात? तो बताओ। तो दैट इज कोल्ड बोनस इशू। अभी एक केस और होता है बोनस इशू का, हम पहले फर्स्ट सीखेंगे, आराम से इसको डिटेल करेंगे, इससे रिलेटेड एंट्री सीखेंगे, उसके बाद फिर सेकंड तरीका सीखेंगे। अभी हम मेथड 1 सीखने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको पूरा बुकिश लिखवाऊंगा भी सही, आप आराम से समझना, क्योंकि ये चैप्टर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, मतलब ये आपके +1 या +2 के अंदर नहीं था अकाउंटिंग के अंदर। तो आराम से डिटेल करेंगे। तो एक बार लिखो बच्चों इसका मीनिंग। पहली बात लिखना, इट मींस, इसका मतलब होता है बोनस इशू का, एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स।
फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पूछे कि बोनस का मतलब, आप कहेंगे फ्री में दिए जा रहे हैं। इन प्रपोर्शन, याद रख लेना बच्चों, ये प्रपोर्शन में जाते हैं टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। अभी हम इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से। एंट्री सीखने से पहले बोनस इशू मतलब बोनस शेयर्स कैसे किसी पर्सन के कैलकुलेट किए जाते हैं सब आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आप आगे लिखो, इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है बच्चों कि हम अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। कोई पूछे कि कैपिटलाइजेशन कैसे, तो अब आप कैपिटलाइजेशन का मतलब समझाएंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स refers to the process of converting प्रॉफिट्स और रिजर्व। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और रिजर्व को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेड अप कैपिटल। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए क्वेश्चन आता है कि इसमें हमने लिखा प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिट और रिजर्व को पेड अप कैपिटल में। तो छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कैसे। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ प्रॉफिट के नाम लिख रहा हूं जिसको आपने यूज करना है इस पर्पस के लिए। तो सबसे पहली आप एंट्री सीखेंगे, मतलब हम पहले बोनस इशू का कंसेप्ट क्या सीख रहे हैं। पहले मतलब दो तरह से बोनस इशू होता है। अभी हम सबसे पहला केस सीख रहे हैं जब हम फुल्ली पेड जो शेयर्स हैं ऑलरेडी, उनको शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में और शेयर दे दिए जाते हैं। तो आप ऐसे लिखो अपने पास, केस वन, व्हेन फुल्ली पेड शेयर्स आर issued to existing shareholders in the proportion of their holding। उनके पास जो ऑलरेडी होल्डिंग है उस प्रपोर्शन में शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। तो अब एक बार एंट्री समझना बच्चों। सबसे पहले वर्ड लिखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैं हर चीज समझाकर चलूंगा कि ये क्या चीज है, आपको पूरा समझ रहेगी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR शॉर्ट में बोलते हैं इसको। अब पहला क्वेश्चन अराइज हो गया कि ये होता ही क्या है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखो बच्चों, रिडम्पशन वर्ड लिखा हुआ है, आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सुना होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है कि जब कभी कंपनियां प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है, प्रेफरेंस शेयर्स ना रिडीमेबल होते हैं, तो कंपनी 5 साल 10 साल 15 साल के लिए अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उस पीरियड के बाद उनको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होता है। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट यूज कर सकती है। तो कंपनियां प्रॉफिट में से ट्रांसफर कहां करती हैं पैसा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। कहां ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो ये CRR आपको रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। हमें तो क्वेश्चन में वो बोलेगा कि हमारी बैलेंस शीट में CRR में इतने पैसे पड़े हैं। मेरे से को पूछे ये CRR क्या है, मैंने कहा जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया होगा ना, तब इसको क्रिएट किया होगा। हमारे भी चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें हम डिटेल में सीख लेंगे किस तरह से क्रिएट होता है, कैसे पड़ा रहता है। अभी के लिए समझो, कोई पूछे कि CRR क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो जाता है तो ये पैसे आपने अपने पास कैपिटलाइज किए होते हैं, मतलब एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट की फॉर्म में डाले होते हैं। तो वो कहते हैं आप इसका यूज किसके लिए कर सकते हो,
बोनस इशू के लिए कर सकते हो। तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है और इसको खत्म कर रहे हो तो इसको क्या कर दोगे, डेबिट। दूसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके लिए यूज हो सकता है। लेकिन इसके साथ ना बच्चों अभी आप एक नोट डालना, अभी हम नीचे नोट लिखेंगे इसके रिगार्डिंग कि कब सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं हो सकता। जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हो सकता है। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन आता है कि फ्री रिजर्व कौन से होते हैं। बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसका यूज कंपनी कभी भी चाहे डिविडेंड बांटने के लिए कर सकती है, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व्स। मेरे से को पूछे एग्जांपल, मैंने कहा जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस, उनको क्या बोल देते हैं, फ्री रिजर्व्स। तो एक बार लिख लेते हैं अपने पास ये बात, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स which can be used by the company for distributing dividend। आप लिखो डेट इज, ये है कौन कौन से वो बता रहे हैं, जनरल रिजर्व, और तो कई एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका यूज नहीं होना किसी पर्पस के लिए, कोई भी फ्री रिजर्व हो सकता है आपका जो आप डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए जनरल रिजर्व जो हमें क्वेश्चन में मिलेगा। और दूसरा लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इनको हमें डेबिट करना। अब जैसे मैंने लिखा है ना, हम ऑर्डर भी यही फॉलो करते हैं। सबसे पहले CRR का यूज करते हैं, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं, और फिर फ्री रिजर्व का यूज करते हैं। अब हम यहाँ क्या दे रहे हैं, बोनस शेयर्स। तो एक तरह से हमने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने की पहली एंट्री कर दी, हमने बोनस शेयर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया। आप लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, हमेशा पहले पैसे ड्यू किए जाते। आप यहां लिख दो फॉर क्रिएशन ऑफ बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कुछ भी आप इस तरह से बनाकर लिख सकते हैं। मतलब आपने बोनस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया है, उसके बाद तो आपको उसको यूज करना है। और अगली एंट्री में पता क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां पर लिख दो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हमने उस प्रॉफिट को जो हमने क्रिएट किया था अभी बोनस, उसको कैपिटलाइज कर दिया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं बोनस शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो आपको नरेशन उस टाइम पे ध्यान आए, मैंने दूसरे वाली इसलिए लिखी है, कई बार हमें ना कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट दिमाग में नहीं आता, लेकिन हमें ये तो दिख रहा है ना कि हमने बोनस शेयर इशू किया है। तो बच्चा बस सिर्फ इतना लिख दे, बोनस शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कि हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या इशू कर दिए हैं, बोनस शेयर इशू कर दी। क्वेश्चन आता है, बस यही दो एंट्री होंगी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक होता है बच्चों रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या होता है बच्चों, कोई पूछे मतलब आप कहेंगे जो कंपनियां अपने एसेट्स को हर साल रिवाइज करती है, रिवैल्यू करती है, तो जब कभी भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट प्रॉफिट होता है तो उसके लिए क्रिएट किया जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर आपके पास बैलेंस शीट है उसके अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज बोनस टू शेयर होल्डर के लिए नहीं किया जा सकता। तो एक बार आप लिखो नोट। एक तो नोट आपका वो बनेगा ये वाला जो अभी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का लिखेंगे, तो इसके लिए ना फ्री रिजर्व के साथ नोट लिख देते हैं, ये इसी का पार्ट बन जाएगा, नोट सेकंड। तो ये दो नोट बन जाएंगे,
नोट 1 और नोट 2। नोट 1 थोड़ा आराम से समझना बच्चों, पूरा डिटेल करना है मुझे आपको। नोट 1 देखो, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, उसके लिए एक शर्त लगाई हुई है जो हम ऐसे सीखेंगे बच्चों। इन्होंने किया कि दो तरह की कंपनियां होती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, अगर उनके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो उसका यूज बोनस इशू के लिए कर सकती है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है, उनको अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रिसीव्ड हुआ होगा, तभी उसका यूज वो लोग बोनस इशू के लिए कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैश में रिसीव, हमने नहीं सीखा था बच्चों हम शेयर्स इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लो आप वेंडर को शेयर दे रहे हो, अब वेंडर को तो एसेट के बदले शेयर दे रहे हो और वो शेयर आपने प्रीमियम पे इशू कर दिए, तो वहां प्रीमियम का पैसा आपको कैश में नहीं मिला होगा। आपने प्रमोटर को शेयर इशू किया है 10 रुपए वाला 15 रुपए में, जिसकी आपने एंट्री की इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैसे नहीं मिला हुआ? कैश में नहीं मिला हुआ। कैश में कौन सा मिला होता है? जब आप पब्लिक को शेयर्स देते हो ना, तो वो पैसे कैश में आ रहे होते हैं, उस टाइम पे जो प्रीमियम मिलता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश। तो ये कहते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी यूज कर सकती है जब वो कैसे रिसीव्ड हुआ हो? कैश में। और आपका फिर यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको बिना कहे मानना है कोई भी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कैश में ही रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि जनरली तो वो कैश में ही आता है। मतलब आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि कैश में रिसीव्ड हुआ है, ना भी बोले तो मान लेना है कि वो कैसे रिसीव्ड हुआ है? कैश में, जब तक वो ये नहीं कहता कि ये कैश में नहीं मिला था। क्योंकि अगर उसने कह दिया कि ये कैश में नहीं मिला था, फिर आपका उसका यूज आप बोनस इशू के लिए नहीं कर सकते। बड़ी आसान सी एंट्री होती है, सो इजी। दो ही तो एंट्री कराई है मैंने। क्या मेरे से कोई पूछे, मैंने कहा सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एक बार आप बुकिश लिखो जिस तरह से ये लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के रिगार्डिंग। आप ऐसे लिखो बच्चों, एज पर सेबी रेगुलेशन। सेबी का मतलब समझते हो ना बच्चों? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि लिस्टेड कंपनियों से रिलेटेड तो वो बहुत सारे रूल रखते हैं। ये तो आप लिखो, एज पर सेबी रेगुलेशंस सच सिक्योरिटीज प्रीमियम should be realized in cash, whereas under the Companies Act 2013 there is no such requirement। आप आगे लिखो, वहां ना सिक्योरिटीज प्रीमियम के रिगार्डिंग सिंपल है कि आपका कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस ऑफ सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम may arise on account of issue of shares other than by way of कैश। मतलब अब यहां से लैंग्वेज समझना, तभी हम लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। देखो बच्चों, आप मेरे को ये बताओ, कंपनी एक्ट 2013 कौन सी कंपनीज को कवर करता है? आप कहेंगे वो तो सारी कंपनीज को कवर करता है, चाहे लिस्टेड हो या ना हो। और सेबी किसको बात करता है? जो कंपनियां लिस्टेड है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सीधा लिंक लिस्टेड सिक्योरिटी से है, अनलिस्टेड से उसका कोई लेना देना नहीं। अब सेबी रेगुलेशन में क्लियरली लिखा है कि अगर किसी कंपनी को बोनस इशू करना है तो उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज हुआ हो। और जो कंपनी एक्ट 2013 है वो कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं रहा। वो कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम तो चाहे कैश के अलावा रिसीव्ड हुआ हो तो भी यूज होगा। तो अब मेरे को सिर्फ ये बताओ बच्चों,
अगर ये सारी बात हम इकट्ठे में पढ़े तो क्या आता है इसमें, हम कहेंगे जो लिस्टेड कंपनी है उनको तो सेबी की रेगुलेशन भी माननी पड़ेगी। तो लिस्टेड कंपनी सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा यूज कर सकती हैं, जो कैश में रियलाइज हुआ है। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं उन पे तो सेबी का रेगुलेशन लगेगा नहीं, और कंपनी एक्ट 2013 कोई रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं रहा। तो इसका मतलब उनके लिए अमाउंट रिसीव्ड कैश में होना जरूरी नहीं है। तो एक बार लिखो आप लास्ट में कंक्लूजन, 10 फॉर अनलिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम नोट रियलाइज्ड इन कैश may be used for issue of bonus shares, whereas the same cannot be used in case of listed companies। ये बच्चों समझ आया तो बताओ। एक एक चीज को आराम से समझते जाएंगे ना, फिर वो याद रह जाती है बात। तो इसका मतलब, और आप मानकर चलो कि बिना कहे हम क्या मान लेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कैसे रिसीव्ड हुआ है, कैश में। क्योंकि आप मेरे को इश्यू ऑफ शेयर्स का अपना बताओ बच्चों, याद करके जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ज्यादातर क्या होता है, हम वेंडर को इश्यू कर रहे होते हैं, प्रमोटर को इश्यू कर रहे होते हैं, नहीं हम ज्यादातर तो पब्लिक को इश्यू कर रहे होते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो उसी के ऊपर ही आता है। तो यही आपका सीए इंस्टीट्यूट कह रहा है, वही हमें यहां मानना है। अब एक बार बच्चों दूसरी बात लिखो आप, सेकंड नोट। अब इसमें लिखो बच्चों, बोनस शेयर्स शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, दैट इज रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्यों? क्वेश्चन 1, Alpha company announce bonus issue to its shareholder in the ratio of 2:3। वो क्लियर कर रहा है, that is 2 shares for every 3 shares held। अगर आपके पास 3 शेयर्स हैं तो उसके बदले में आपको 2 शेयर्स मिले। अगर आप मेरे से कहेंगे कि कैसे, मैंने कहा आप 2:3 कर लो ना, मतलब अगर 3 शेयर्स हैं तो उसके बदले में 2 शेयर्स मिल जाएंगे, आप 2/3 कर देना एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ। अब वो कह रहा है शेयर होल्डर एक्स हैज 6,000 शेयर्स बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू। जो शेयर होल्डर एक्स है उसके पास 6,000 शेयर्स है इस अनाउंसमेंट से पहले, मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास 6,000। आगे कह रहा है हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू। बोनस इशू के बाद उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमारे इंस्टीट्यूट का है तो हमें उनके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा वेटेज नहीं रखते, ठीक है। तो एक बार करते हैं क्वेश्चन 1। अब आप यहां पर क्लियर बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो आप यहां लिखेंगे शेयर होल्डर एक्स has existing number of shares before bonus issue।
बच्चों कितने शेयर्स हैं इसके पास? 6,000। आप लिख दो 6,000 शेयर्स। अब कंपनी ने बोनस इशू कैसे अनाउंस किया है? आप लिखो कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू इन द रेशो ऑफ 2:3। मतलब हर 3 वाले को 2 शेयर देंगे। 2 बोनस शेयर इन रेशो ऑफ 3 शेयर्स। अगर आपके पास 3 शेयर्स हैं तो 2 शेयर मिल जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड टू शेयर होल्डर एक्स 2/3 इंटू 6,000। हमेशा ऐसे ही करना। 2 शेयर्स दिए जा रहे हैं 3 के प्रपोर्शन में, जिसके पास 3 शेयर्स है। तो अगर हम यहां देखें तो 4,000 शेयर्स। अब आपको बताना है कि उसके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए हैं। तो अब आप यहां लिखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर एक्स हैज आफ्टर बोनस इशू। तो उसके पास बच्चों 6,000 शेयर्स पहले थे, 4,000 और मिल गए, तो टोटल उसके पास कितने शेयर्स हो गए? 10,000। बस ये हो गया क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन। जिसके पास जितने पहले परसेंट शेयर होते हैं ना, उतने ही अब होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। मेरे पास कंपनी में पहले से 10,000 शेयर्स थे और कंपनी के टोटल शेयर्स थे 1,00,000। आप में से कोई बताएगा 10,000 1,00,000 का कितने परसेंट होता है? 10%। तो मेरे पास पहले 10% होल्डिंग थी। कंपनी ने 50,000 बोनस शेयर इशू किए, हर 2 वालों को एक। मतलब जिसके पास, ऐसे कह सकते हो 1:2 के प्रपोर्शन में, कि आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको एक बोनस शेयर मिल गया। तो मेरे को 5,000 बोनस शेयर्स मिले आउट ऑफ 50,000। अब टोटल कंपनी के शेयर हो गए 1,50,000 और मेरे पास शेयर हो गए 15,000। तो मेरे पास कितने परसेंट होल्डिंग है? आप कहेंगे वही की वही रहेगी सर, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरह से होता है। तो एक बार आईसीआई यहां पर ना एक छोटा सा चार्ट सा बना रहा है, मतलब एक बात को क्लियर करने के लिए। तो वो लिखो आप अपने पास, डायग्राम कह लो कुछ भी। तो 3 आपने ऐसे रेक्टेंगल बनाने हैं। ऐसे लिखो बच्चों आप, बोनस शेयर्स, उसका मतलब लिख रहे हैं इन शॉर्ट। अभी तो एक केस पढ़ रहे हैं, अभी तो दूसरा केस भी है। आर शेयर्स issued at no cost to current shareholders in a company। ये पहली बात हो गई। अब दूसरा रेक्टेंगल बनाओ इनके अकॉर्डिंग, मतलब पूरा मीनिंग आ जाएगा। आप लिखो बेस्ड ऑन। मेरे से कोई पूछे कि बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स। मेरे से कोई पूछे बोनस शेयर दिए कैसे जा रहे हैं? मैंने कहा उनके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है ना, उसके प्रपोर्शन और फ्री में दिए जाते हैं, वो बात क्लियर हो ही गई है। डेट द शेयर होल्डर, मतलब उस शेयर होल्डर के पास पहले जो शेयर हैं उसके प्रपोर्शन में, डेट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। यूं मेन ये है कि बिना कोई अमाउंट चार्ज, शेयर होल्डर से अगर पैसे लेकर इशू किए जा रहे हैं तो डेट इज नॉट बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब यही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ लिए पैसे। इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि कंपनी उस केस में प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देती है, प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कर लेती है। अब एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें एंट्री करनी है, तो समझ कर करेंगे पूरी। क्वेश्चन 2, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी
एज ऑन 31 मार्च 2022। अब एक बार आप ध्यान देना बच्चों, हमारे को ट्रायल बैलेंस दे रखा है, क्लियर लिखा है कि ये लिस्टेड कंपनी। इसके साथ अब इसने हमें बताया कि इनके पास 40,000 इक्विटी शेयर्स है। अब ये पूरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास कितने शेयर्स हैं? 40,000, 10 रुपए वाले। इनके पास सीआरआर में पैसे बढ़े हैं 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ लिखा है बच्चों कलेक्टेड इन कैश। ना भी कहता तो हम एज्यूम कर लेते कि कैश में ही रियलाइज हुआ है। ये है 30,000। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा बच्चों, और उसके बाद जर्नल रिजर्व और सरप्लस साथ में लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। इसको बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। जो ऊपर वाला है ना अमाउंट, ये दोनों, इनसे कभी डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। हाँ, बोनस इशू किया जा सकता है। और जो नीचे वाले हैं जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, इसका यूज आप किस लिए भी कर सकते हो? डिविडेंड बांटने के लिए। वो फ्री रिजर्व है। हम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ किसका यूज नहीं कर सकते थे? रिवैल्यूएशन रिजर्व का। अगर यहाँ क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन रिजर्व होता तो वो यूज नहीं हो सकता बोनस इशू के लिए। आगे बढ़े, इन्होंने बोला द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर every 4 shares held, and for this purpose it decided that there should be the minimum reduction in free reserves। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, ये कह रहे हैं कि ये बोनस शेयर इशू कर रहे हैं एक जिसके पास 4 शेयर है। आप बोल सकते हैं 1:4 के प्रपोर्शन में शेयर इशू किए गए। अब ये कह रहे हैं कि इस पर्पस के लिए ये अपने फ्री रिजर्व का कम से कम यूज करना चाहते। ये ना भी कहता ना तो भी हम कम से कम यूज करते। हम सबसे पहले सीआरआर यूज करते, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते, फिर ही हम फ्री रिजर्व पे आते। तो इसके कहने की जरूरत नहीं थी, हमें तो अपने आप भी क्लियर है, और वो तो क्लियर कह रहा है तो फिर तो बात ही ओवर हो गई। अब एक बात बताओगे बच्चों, अगर 40,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और आप 1 शेयर दे रहे हो 4 वाले को, हाँ बस यही 1/4 इंटू 40,000 आप कहेंगे 10,000 बोनस शेयर। 10 रुपए का है, कितने रुपए हो गए? 1 लाख। आपके पास 1 लाख प्रॉफिट में होने चाहिए। हमने देखा सीआरआर में 55,000 रुपए और 30,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में है। पहले इन्हीं का यूज करना है। 55 और 30, 85, 85, तो बाकी 15,000 चाहिए, हम जनरल रिजर्व में से ले लेंगे। अब मेरे से को पूछे एंट्री क्या होगी, मैंने कहा इन तीनों को डेबिट करेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और फिर एंट्री कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम शेयर के आगे इक्विटी लिखते ही नहीं है। समझ आया तो बताओ। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कैसे एग्जाम में करके आना है वो देखना, एक बार करवा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड। अब आप एक बार पहले यहां पर समझाओ कि यहां पर ऑलरेडी कितने शेयर हैं। तो हमने यहां लिखा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वहां शेयर होल्डर एक्स की बात हो रही थी, यहां कंपनी की बात हो रही है। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास हैं 40,000। अब आप लिखो कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू इन 1:4। कंपनी ने कहा कि हम एक बोनस शेयर देंगे जिसके पास 4 शेयर्स है। तो आप यहां लिखो नंबर ऑफ बोनस इशू। तो आप 1/4 40,000 का कर दो, तो 10,000 शेयर्स हो गए। अब आप मेरे को यूं बताओ, 10 रुपए का एक शेयर है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस इशू, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस इशू। आप मेरे को बताओ बच्चों, बोनस इशू के लिए कितने पैसों की जरूरत है? 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक, 1 लाख रुपए। तो अब आप बताओ कि आप कौन सा अमाउंट यूज कर रहे हो। तो हमने यहां लिखा अमाउंट यूटिलाइज्ड। सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं सीआरआर। आपका अमाउंट है इसके अंदर 55,000।
उसके बाद आप लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपके पास इसका बैलेंस है 30,000, तो नो डाउट जो आपका जनरल रिजर्व है वो बैलेंसिंग फिगर है 15,000, क्योंकि इनमें तो जो भी बैलेंस था हमने पूरा यूज कर लिया है। ये टोटल 1 लाख रुपए जो चाहिए वो हमने अरेंज कर ली। अब इसी की एंट्री करनी है, तो हमने लिखा यहां। आप यहां टर्नल लिखो बच्चों। यहां पर आप लिखो बच्चों कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, चाहे आप शॉर्ट में CRR लिखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व हमने ऊपर बता दिया है तो दोबारा यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहां बच्चों हमने अमाउंट लिखे 55,000, 30,000, 15,000, इस पूरे का टोटल किया 1 लाख। नरेशन बड़ी आसान से वे में लिख देना। आप लिखो फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ बोनस इशू। हम बोनस इशू के लिए अमाउंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। और फिर आप दूसरे नंबर पे जब आप बोनस शेयर एक्चुअल में इशू कर देंगे तो या तो लिख देना कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि हमने उस प्रॉफिट्स का जो प्रोविजन बनाया था उसका यूज कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। और या फिर लिख देना कि हमने कितने बोनस शेयर इशू किए हैं। तो अब अगली एंट्री लिखो आप बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। या तो आप हमेशा याद रखो इसके बाद आप नरेशन में लिखेंगे जब भी ये शेयर्स देंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अगर आप याद रख लें। क्योंकि वैसे भी आपको ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि किसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। जब कभी भी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देती है, जिसको बोनस इशू कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और या फिर इसकी बजाय नरेशन क्या लिखोगे, इशू ऑफ 10,000 बोनस शेयर्स। हमने 10,000 बोनस शेयर्स दिए हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैं दो इसलिए लिखवा रहा हूं बच्चों, आप मेरी एंड से देखो कि मैं चाहता हूं कि आप पेपर में नरेशन प्रॉपर लिखाएं, आपको डिपेंडेंट न रहना पड़े। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ट है। नहीं तो ये बात तो समझ आ ही रही है कि 10,000 शेयर इशू दिए हैं, जो 40,000 शेयर होल्डर हैं, तो 40,000 शेयर्स रख रहे हैं, हमने उनको 10,000 शेयर्स दे दिए हैं। अब आप बच्चों बोनस इशू में सेकंड केस समझो। हम लोग ना क्या करते हैं, पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर देते हैं। आप ऐसे लिखो बोनस इशू बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स। यहां हर कहीं इक्विटी की बात होती है बच्चों। प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोनस शेयर्स थोड़ा देते हैं, इनटू फुल्ली पेड शेयर्स। तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है ना, उसके सेक्शन 63 में लिखा है कि बोनस शेयर्स तब तक इशू नहीं किए जा सकते जब तक एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप ना हो। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि मान लो एक कंपनी ने शेयर जो है वो 10 रुपए वाले के ऊपर अभी 8 रुपए मांगे हुए हैं। उनके पास अच्छे खासे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उनको आगे कॉल मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो बोनस इशू करना चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम इन पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, और जो पैसे हैं फाइनल कॉल के वो इनसे लिए ही ना जाएं, उसके लिए प्रॉफिट का यूज कर लिया जाए।
तो ये ना बच्चों हमारा सेकंड केस हो जाता है, यही वाला, बोनस इशू बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स। तो आपको ऐसे बताता हूं बच्चों, कंपनी एक्ट 2013 उसके शेड्यूल 1 में क्लियरली लिखा है कि हम फ्री रिजर्व का यूज अनपेड अमाउंट के लिए, मतलब अगर शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो जो उनका अमाउंट रहता है उनको देने की जरूरत ना पड़े, तो हम अपने फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हैं और वो पार्टली पेड से फुल्ली पेड यूज हो जाएंगे। सीधे से कहने की बात करूं तो फ्री रिजर्व से हम बोनस दे सकते हैं पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने के लिए। हालांकि सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम इस पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। एक बार बच्चों मैं इस बात को लिखवाता हूं, आप ध्यान देना। आप लिखो एक बार जस्ट इसी के आगे, एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 bonus shares cannot be issued unless partly paid up shares are made fully paid up। और इसी के आगे आप लिखो टेबल एफ अंडर शेड्यूल 1 to the Companies Act 2013 allows use of free reserves for paying up amounts unpaid on shares held by existing shareholders। मतलब आप समझ गए होंगे, हमने इसलिए पहले पूरा डिस्कस किया है कि कंपनियां पार्टली पेड से फुल्ली पेड के लिए फ्री रिजर्व का यूज कर सकती हैं। आगे लिखो बच्चों आप, ऑन ए कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ द प्रोविजंस it can be said that free reserves may be used for paying up amounts unpaid on shares held by existing shareholders। लेकिन ब्रैकेट में आप लिखो तो सीआरआर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब आप फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो लेकिन इनका नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड। आप इवन इसके साथ ऐसे लिख दो, इन अदर वर्ड्स CRR and security premium account cannot be applied towards payment of unpaid amount on any shares held by existing shareholders। मतलब उसका यूज पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में नहीं हो सकता। तो बच्चों एक बार अब आप यहां इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो। मेरे से कोई पूछे कैसे होगा, मैंने कहा देखो सबसे पहले जितने रुपए आपको चाहिए पार्टली पेड से फुल्ली पेड अप बनाने के लिए, उसके लिए आपको
प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन का मतलब होता है बच्चों कि रिजर्व P&L उनका यूज करना है। फ्री रिजर्व्स लिख लो, या फिर फ्री रिजर्व में दो ही चीजें होती है। आप लिख लो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अब ये पार्टली पेड से फुल्ली पेड अप करने के लिए। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, ये ना बच्चों P&L अकाउंट भी लिख देते हैं। एक्चुअल में स्टडी है, वैसे कंपनी के केस में P&L अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है तो आप भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, अब ये अमाउंट आपने अरेंज कर लिया जो पार्टली पेड से फुल्ली पेड अप के लिए चाहिए, लिख दो फॉर मेकिंग। हालांकि क्वेश्चन करती बार मैं नरेशन नहीं लिखूंगा किसी में भी, टाइम बचता है बच्चों। आप एक बार बस समझ लो अच्छे से, आपने क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ बोनस इशू। उसके बाद आप लिखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर हमें पार्टली पेड से फुल्ली पेड करना है तो पहले ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। हमने लिख दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां लिखो शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, लेकिन आपको रिसीव नहीं करनी, ये यूज करना है बोनस टू शेयर होल्डर। तो लिखो अगला बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तीन एंट्री इसकी हैं, दो एंट्री ऊपर पहले सीखी है, बस और कुछ होता ही नहीं बच्चों बोनस इशू में, बड़े ढंग से समझना है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, आप यहां लिखो बोनस मनी अप्लाइड फॉर कॉल, जो ऊपर आपने बोनस के लिए प्रोविजन बनाया था उसका यूज कर दिया है। क्वेश्चन थर्ड, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला केस है बच्चों, ए लिमिटेड कंपनी विथ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कोल्ड अप कैपिटल 7.5 पर शेयर। तो अब इनकी सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख रुपए है, 50,000 शेयर 10 रुपए का एक, लेकिन अभी उसमें से मांगे हैं 7.5। आगे कहता है ए बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप। एक बार आप सिंपली देखो बच्चों, 50,000 शेयर्स पर ₹2.5 के हिसाब से हमारे रहते हैं 1,25,000 रुपए जो हमने उनसे लेने हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके जनरल रिजर्व में 1,25,000 रुपए है, ये बोनस वहां से दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है किस वे में, तो बच्चों मैं आपको समझाता हूं नॉर्मल। अगर आप जनरल रिजर्व का यूज फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हैं पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए, तो उस केस में 3 एंट्री होंगी। पहली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, उसके बाद आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 1,25,000 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद जो बोनस टू शेयर होल्डर है उसको डेबिट करेंगे और शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला केस। अभी आ जाते हैं सेकंड केस पे। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 5 लाख शेयर्स हो गए। हैड जनरल रिजर्व ऑफ ₹9 लाख, इनके जनरल रिजर्व में 9 लाख रुपए पड़े हैं। इट वाज रिजोल्व टू कैपिटलाइज ₹5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स of 10 each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him in the company। मतलब आप सिंपली समझो हो क्या रहा है, 50,000 जो शेयर्स हैं ये इशू कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं एक शेयर 10 वाले को, तो 5 लाख वालों को 50,000 उसी पर पोर्शन में बनते हैं। 10 रुपए के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए चाहिए। वो कह रहे हैं हमारे जनरल रिजर्व में 9 लाख रुपए पड़े हैं, तो मतलब जनरल रिजर्व में से 5 लाख रुपए बोनस के तौर पर चले जाएंगे। 2 एंट्री होंगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट और बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बार कर देते हैं।
क्वेश्चन थर्ड, दो पार्ट हैं बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट समझो आराम से। हमने यहां पर लिखा, ये फुल्ली पेड से करने के लिए यूज कर रहा है, तो आप लिख भी सकते हो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड शेयर। अब अगर हम देखें तो यहां पर 50,000 शेयर्स और 2 रुपए 50 पैसे रहते हैं, 1,25,000 उतने का ही वो कह रहा है। बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व ₹1,25,000। अब हम इसकी जर्नल पास कर देते हैं। इसके लिए सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज हो सकते हैं और वही वो कर रहा है। डेट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो पहली एंट्री बच्चों, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये बच्चों 1,25। अगर नरेशन लिखनी है तो आप लिख दो, प्रोविजन इज मेड फॉर बोनस टू शेयर होल्डर्स। फिर हम फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे। अगर हम फाइनल कॉल के पैसे रिसीव करते, आप बोनस इशू ना करते, तो दो एंट्री यूं होती, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। अब बैंक वाली एंट्री की जगह बोनस यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब कंपनी फाइनल कॉल ड्यू कर रही है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000। हमने यहां लिख दिया शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। आपने एक बार फाइनल कॉल को ड्यू किया है, अब इसके पैसे आपको मिलने नहीं है, आप बोनस को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमने यहां लिख दिया बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,25,000। प्रोविजन फॉर बोनस यूटिलाइज्ड, हमने उसको यूज कर लिया है। क्योंकि जब आप वो एंट्री करते हैं तो एक तरह से आप बोनस के लिए प्रोविजन बनाए थे, तो फिर उसका यूज करना होता है, और आप उसको यूज कर रहे हैं यहां पर। अब एक बार आप इसके बाद सेकंड पार्ट पे आओ। इन्होंने हमें यहां क्लियरली कह रखा है कि इन्होंने जनरल रिजर्व का यूज किया है 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर देने के लिए। 1 शेयर दिया गया है हर 10 वाले को, क्योंकि 5 लाख वालों को 50,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो आप सीधा सीधा लिख लो और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व यूटिलाइज फॉर बोनस इशू। तो यहां पर आप लिख दो 50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो अमाउंट हो गया बच्चों 5 लाख। अब एक बार इसके लिए जर्नल पास कर देते हैं। जब कभी भी आप फुल्ली पेड शेयर नए इशू करते हो, तो आप अगर सीआरआर हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम हो कलेक्टेड इन कैश, पहले उनका यूज करते हो और उसके बाद फ्री रिजर्व का, तो यहां वो दोनों है ही नहीं। तो इसलिए आप जनरल रिजर्व यूज कर रहे हो और वो बता भी रहा है। दो एंट्री होंगी बच्चों, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये बच्चों अमाउंट 5 लाख। आप सिंपल ऐसे लिख लेना, प्रोविजन फॉर बोनस क्रिएटेड, और उसके बाद आप प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज। अगली एंट्री आप करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप आगे इक्विटी लिख देना, मैंने वैसे ही नहीं लिखा। अब मैंने यहां लिखा प्रोविजन फॉर बोनस यूटिलाइज। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो आपको ठीक लगे उस टाइम पे याद आए। ये बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन हो गया।